उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए मानवेंद्र हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पिता की बेदर्दी से हत्या का आरोप बेटे अक्षत पर लगा है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ मानवेंद्र को मिली दर्दनाक मौत की। 20 फरवरी को हुए इस कांड से पूरा इलाका दहला हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन ये सवाल ऐसे हैं जो कौंध हर किसी के जहन में रहे हैं। नॉर्मल लाइफस्टाइल का दिखावा। इतनी विभत्स हत्या के बाद भी माहौल पूरी तरीके से कैसे नॉर्मल रहा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मृतक की बेटी आराम से एग्जाम देने जाती रही। आरोपी अक्षत चेहरे पर सामान्य दिखने का नकाब लिया आराम से लाश ठिकाने लगाने के जुगाड़ में लगा रहा। वो आरी और बकायदा नीला ड्रम भी खरीद कर लाया। चाची नम्रता से रोजमर्रा की तरह ही दोनों बच्चों की मुलाकातें होती रहीं ताकि किसी को कमरे में झांकने तक का शक न हो। बेटी की चुप्पी पर कई सवाल। पूछताछ में सामने आया कि वारदात के बाद मृतक मानवेंद्र की बेटी कृति कमरे में मौजूद थी। उसने पिता को इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतरते देखा, तड़प तड़प कर मरते देखा, लेकिन वो फिर भी चुप रही। लगभग 40 मिनट तक की पूछताछ के बाद उसके बयान दर्ज किए गए। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये चुप्पी महज डर था या फिर कोई दबाव। वो वाकई बुरी तरह से सहमी थी या फिर उसने सब कुछ जानते हुए भी सच छिपाया? क्योंकि उसके चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इनके घर में कुछ बड़ा हुआ है। पड़ोस में रहने वाले उदयवीर सिंह बताते हैं कि मृतक की बेटी इस हत्याकांड के बाद हर रोज उनके यहाँ पढ़ाई करने आती रही। वो पूरी तरह से नॉर्मल दिख रही थी, पढ़ाई करती, खाना खाती और वापस अपने घर चली जाती। उसे देखकर ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि उसके घर में कोई हत्या हुई है या उसके नजरों के सामने उसके पिता के लाश के टुकड़े उसके भाई ने किए हैं। यहाँ तक कि उसने अपनी सबसे पक्की सहेली तक को इस बात की भनक नहीं लगने दी। उदयवीर जी, ये जो सारी घटना हुई है यहाँ आपकी कॉलोनी में, जो आपकी बेटी है वो उनकी बेटी की दोस्त है, अक्सर साथ में पढ़ाई करते थे, खाना खाते थे साथ में। जब ये घटना हुई है उसके 2-3 दिन तक वो पढ़ाई कर रही थी अपने एग्जाम के लिए। जब बॉडी घर पर थी वो आपके घर भी आई। कैसा बेटी का रवैया कैसा लग रहा था? कुछ नहीं, सामान्य थी। उसने मेरे से दादू नमस्ते, मैं नमस्ते कह ठीक। वो पहले आई थी घर तो उसने ये भी पूछा था कि मैं यहाँ आके पढ़ लूँ तो पढ़ लो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने घर में नहीं पढ़ पा रही थी, ऐसा था? नहीं, मैं सहेली की वो भी इम्तहान दे रही है ना, तो उसके ही पास गई थी, यहाँ आके हम पढ़ लें। मैं पढ़ लो दोनों, मेरे से नहीं कहा। वो हमारी लड़के की बहू से पूछा, आंटी मैं यहाँ पढ़ लो तो पढ़ लो बस। और इससे ज़्यादा बात कोई हुई नहीं। और नहीं यहाँ इनको ज़्यादा परिवार से हम मेरा नहीं संबंध। आपका नहीं, बच्चियों का आपस में? लड़कियों को बच्चे वही आती थी, कोई एक आधी दिन जाता वो रोज आती थी। क्योंकि बड़ी बात ये है ना कि जब घटना हुई है बॉडी 3 दिन 4 दिन कटी हुई रखी रही, तो लड़की को तो पता था ये सारी चीजें हैं, उसके बाद भी वो नॉर्मल एक्ट कर रही नॉर्मल ही थी, किसी तरह से कोई चेहरे पर भी नहीं। अक्षत का तो इन्वॉल्वमेंट आ ही गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। कल पेपर देने भी गई है। तो बेटी को सब पता था, कहीं बेटी को भी तो उसमें इन्वॉल्व? लड़की को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, हमारी पोती को भी नहीं कुछ। उनको तो नहीं पता होगा, आपकी पोती को तो खैर, पर बेटी को क्योंकि पता है, तो बेटी और अक्षत कहीं मिले एक प्लान्ड वे में तो कुछ नहीं हुआ है? नहीं, इस तरह कोई बात ही नहीं आता। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये भी कहानी अपने आप में है कि जो बेटी है वो बेहद नॉर्मल थी। यानी कि जो मोहल्ले के लोग बता रहे हैं, एक अपनी मित्र के यहाँ पढ़ने गई थी, उसके एग्जाम चल रहे हैं, वो भी बहुत नॉर्मल थी। और ऐसा नहीं लग रहा था कि घर में इतनी बड़ी घटना हुई है। और उससे बड़ी बात है कि उसी के पिता का शव, कटा हुआ शव एक नीले ड्रम में उसी के घर पे रखा है। और वो लड़की एग्जाम की तैयारी कर रही है और अपने दोस्त के घर जाकर पढ़ाई कर रही है। शक से बचने के लिए फिल्मी ड्रामा। किसी को अक्षत पर शक ना हो इसके लिए उसने पूरा का पूरा फिल्मी ड्रामा रचा। एक सोची समझी स्क्रिप्ट तैयार की। उसने पापा लौट आओ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें पिता मानवेंद्र के करीबी दोस्तों को जोड़ा। ग्रुप में इमोशनल मैसेज किए जाते रहे कि पापा आप कहाँ हैं, वापस आ जाइए, कृति और मैं आपको मिस कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अक्षत सिर्फ एक मैसेज नहीं भेज रहा था, बल्कि दोस्तों के साथ पिता को ढूंढने का दिखावा भी बराबर से कर रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो और बाकी लोग उसके पिता को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं इस पर भी उसकी पूरी नजर रहे। खून के छींटे और ताजा पेंट। जांच में भी सामने आया कि गोली लगते ही कमरे में खून फैल गया था। दीवार पर पड़े छींटों को मिटाने के लिए अक्षत आराम से पेंट खरीद कर लाया और दीवारों को रंग दिया। एक एक निशान मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई का रंग ज्यादा गहरा निकला। फोरेंसिक टीम ने दीवारों की सतह, फर्श और बाकी जगहों से नमूने जुटाए। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल से कराया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई।
पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डालेगी, जैसे गोली की दिशा, दूरी और समय। लेकिन सवाल यही कि क्या अक्षत के ऐसा करते हुए हाथ नहीं कांपे और उसे यह आइडिया आ कहां से रहे थे? क्या शक्ति ने बढ़ाई दूरी? बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले मानवेंद्र सिंह के मकान से कीमती गहने चोरी हो गए थे। मानवेंद्र ने नौकरानी पर शक जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब बाद में पता चला कि संलिप्तता किसी और की नहीं उसके बेटे की है, तो उसने अपने बेटे की करतूत छिपाने के लिए थाने से शिकायत वापस ले ली थी। इसके बाद से मानवेंद्र अपने बेटे अक्षत की गतिविधियों पर नजर रखने लगे थे। बताया जा रहा है कि मानवेंद्र ने अक्षत को पढ़ाई के लिए समझाया, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि 20 फरवरी से लापता मानवेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके बेटे अक्षत ने खुद दर्ज कराई थी। घर वालों के मुताबिक आरोपी अक्षत ने कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी की थी और 2 बार एग्जाम भी दिया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पिता पढ़ाई को लेकर जोर डालते थे, डांट डपट भी करते थे और इसी से तंग आकर उसने खौफनाक कदम उठा लिया। गोली की गूंज से उठते सवाल। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि गोली चली, लेकिन किसी ने सुनी क्यों नहीं? क्या साइलेंसर का इस्तेमाल हुआ? क्या घर की बनावट ने आवाज दबा दी? या फिर समय ऐसा था कि जब आसपास सन्नाटा था? फोरेंसिक रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच से ही इस पहेली का उत्तर मिल सकेगा। परिवार का दावा है कि सभी गहरी नींद में थे, लेकिन जांचकर्ता हर संभावना की पड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि वारदात 20 फरवरी के आसपास सामने आई, जब मानवेंद्र सिंह अचानक से घर से लापता हो गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बेटे ने ही तीसरी मंजिल पर अपने पिता को उनकी लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी, जिससे उनके मौके पर मौत हो गई थी। हत्या के बाद उसने शव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब शरीर ड्रम में फिट नहीं हुआ तो उसने अपने पिता के हाथ, पैर और सिर काटे। इसके बाद अलग अलग हिस्सों को ठिकाने लगाने की साजिश रची गई, ताकि किसी को हत्या का शक न हो सके। शव को ड्रम में फिट करने के लिए बेटे ने हैवानियत दिखाते हुए आरी उठाई और पिता के दोनों हाथ भी काट दिए। इसके बाद भी जब सिर और पैर ड्रम में बाधा बनने लगे तो उसने सर को धड़ से अलग कर दिया। आरोपी यहीं नहीं रुका, वो पिता का कटा हुआ सिर अपनी कार में रखकर घर से 21 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में फेंक आया, ताकि शिनाख्त न हो सके। हाथ और पैरों को भी अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया गया। वारदात को पूरी तरह से छिपाने के लिए शातिर बेटे ने हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल को एक गड्ढे में गहरा दबा दिया था। उसे लगा था कि वो पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कड़ियां जुड़ती रहीं और खौफनाक सच सामने आता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर शरीर के हिस्से और हथियार बरामद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते सोमवार को सामने आए इस हत्याकांड ने शहर में सनसनी फैला दी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,